चैप्टर 1। मेंटल मॉडल्स। शोर से भरी दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा गलतियां तब करता है जब वह सोचता है कि वह बहुत अच्छा सोच रहा है। दिमाग को अक्सर क्लैरिटी का भ्रम हो जाता है, जबकि उसके अंदर अंधी आदतें, पुराने डर, इनहेरिटेड बिलीफ्स और ऑटो पायलट पैटर्न्स छुपकर फैसले लेते रहते हैं। यही वजह है कि दो लोग एक ही स्थिति में खड़े हों तो एक व्यक्ति खामोशी से सही रास्ता पकड़ लेता है और दूसरा वहीं खिसक कर केओस में गिर जाता है। फर्क किसी की किस्मत में नहीं होता, फर्क उस मानसिक नक्शे में होता है जिससे वे दुनिया को पढ़ते हैं। इस नक्शे को ही मेंटल मॉडल्स कहा जाता है। यह चैप्टर धीरे धीरे उस दुनिया में ले जाता है जहां सोचने की प्रक्रिया मैकेनिकल नहीं रहती, बल्कि एक जिंदा प्रणाली बन जाती है। मेंटल मॉडल्स दिमाग को एक ऐसी मैप लैंग्वेज देते हैं जो दुनिया की जटिलता को साधारण पर सटीक रूपरेखाओं में तोड़ देती है। एक तरह से यह माइंड की ग्रामर है। जिस तरह भाषा के बिना हम सोच भी नहीं सकते, उसी तरह सही मॉडल्स के बिना हम समझ भी नहीं सकते। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। ज्यादातर लोग वही मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें बचपन में दिए गए थे, बिना सवाल पूछे, बिना जांच किए, बिना ये समझे कि हर मॉडल का एक दायरा है और हर मेंटल टूल की एक सीमा। यही वजह है कि कई लोग उम्र भर कोशिश करते रहते हैं, पर वही मिस्टेक्स दोहराते रहते हैं। सोचते हैं कि वे मेहनत नहीं कर रहे, जबकि असल में वे गलत फ्रेमवर्क्स के अंदर मेहनत कर रहे होते हैं। गलत मैप पर चलते रहे तो दिशा बदलने से रास्ता नहीं बदलता। फर्स्ट प्रिंसिपल्स एक ऐसा मॉडल है जो आदमी को दुनिया से दिमाग की सारी धूल हटाकर देखना सिखाता है। यह मॉडल कहता है कि हर चीज को उसके मूल में जाकर देखो। वॉट इज द ट्रूथ अंडर एवरीथिंग यू बिलीव। जब आप एक समस्या को उसके सबसे छोटे, सबसे नग्न हिस्सों में तोड़ देते हो, तब दुनिया अचानक सिंपल लगने लगती है। सारे असम्पशंस टूट जाते हैं और एक ऐसी क्लैरिटी प्रकट होती है जो सामान्य सोच से दिखाई ही नहीं देती। लेकिन क्लैरिटी का दूसरा चरण सेकंड ऑर्डर थिंकिंग है। यह समझाता है कि हर निर्णय तुरंत नतीजा नहीं देता। असल फैसले तो उस डिसीजन की दूसरी, तीसरी, चौथी लहरों में छिपे होते हैं। आम लोग बस इमीडिएट रिवॉर्ड देखते हैं, बुद्धिमान लोग चेन रिएक्शंस देखते हैं। वे जानते हैं कि आज की एक छोटी आदत भविष्य के किस पहाड़ का रूप ले लेगी। दुनिया में अधिकतर पछतावे इसलिए होते हैं क्योंकि लोग नतीजे के पहले कदम को देखते हैं, बाद के धक्कों को नहीं। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग एक और अनिवार्य मॉडल है। यह हमें सर्टेनिटी के मोह से निकालता है। दुनिया प्रिडिक्टेबल नहीं है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो यह मानकर डिसीजंस लेता है कि वह गलत भी हो सकता है और फिर भी उसके चॉइसेस सरवाइव कर जाए। दिमाग का सबसे बड़ा भ्रम सर्टेनिटी ही है। प्रोबेबिलिटी हमें सिखाती है कि जीवन एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि मूविंग पॉसिबिलिटीज का पैटर्न है। फीडबैक लूप्स वह अदृश्य शक्ति है जो हैबिट्स और आइडेंटिटी दोनों बनाते हैं। हर चीज जो आप दोहराते हैं वह वापस आकर आपको शेप देती है। आप जो बोलते हैं वह धीरे धीरे आपकी सोच बनता है। आप जो सोचते हैं वह धीरे धीरे आपका बिहेवियर बनता है। बिहेवियर आपकी आइडेंटिटी बनाता है और आइडेंटिटी फिर वही बिहेवियर स्ट्रेंथन करती है। यह लूप अच्छे में जाए तो इंसान चमक उठता है, बुरे में जाए तो डूब जाता है। लोग अक्सर घटनाओं को दोष देते हैं, जबकि उनकी जिंदगी फीडबैक लूप से निर्धारित होती है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स एक मॉडल है जो हमें बताता है कि हर चीज की एक सीमा होती है। कुछ चीजें शुरुआत में शानदार परिणाम देती है, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव घटता जाता है। यही वह क्षेत्र है जहां लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। मेहनत करते जाते हैं, लेकिन सही जगह नहीं।
कोशिशें बढ़ाते जाते हैं, लेकिन आउटकम वही रहता है। वे समझते नहीं कि अब दोगुनी मेहनत भी उतना ही फल देगी जितना आधी मेहनत पहले देती थी। बुद्धिमानी यह है कि यह पहचान लो कि किस समय आगे धक्का देना है और किस समय पीछे हटना। इन्वर्जन मॉडल सिखाता है कि हर समस्या को उल्टा देखो। अगर आप नहीं जानते कि कैसे जीतना है, सोचो कि कैसे हारना अवॉइड करना है। अपने गोल्स को उल्टा रखो। सफल कैसे बनूं की जगह पूछो, असफल होने के रास्ते क्या हैं और मैं उन्हें कैसे अवॉइड करूं। इस उल्टी दिशा में क्लैरिटी मिलती है। दुनिया अक्सर हमें सीधे जवाब नहीं देती, लेकिन उलट कर देखने में सच्चाई साफ दिखती है। लेवरेज की समझ इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। लीवर का सिद्धांत कहता है कि सही जगह पर लगाया गया छोटा सा प्रयास भी पहाड़ हिला सकता है। उसी तरह लाइफ में सही स्किल, सही सिस्टम, सही नेटवर्क और सही टाइमिंग आपके प्रयासों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेहनत बराबर नहीं होती। सही जगह पर की गई मेहनत एक्सपोनेंशियल होती है। बॉटलनेक्स वो चोक पॉइंट्स हैं जो आपकी पूरी प्रोग्रेस रोक देते हैं। लोग अक्सर सरफेस सुधारते रहते हैं, लेकिन रियल ब्लॉक एक ही संकरी जगह में छुपा होता है। वह एक आदत, एक बिलीफ, एक रिलेशनशिप, एक डर या एक एनवायरनमेंट हो सकता है। पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए सिर्फ बॉटलनेक ठीक करना होता है। असली काम यह ढूंढ लेना है कि वह बॉटलनेक कौन है। इन मॉडल्स के बाद आते हैं सटल साइकोलॉजिकल टूल्स, मिरर टेक्निक और यस लैडर जैसे। मिरर टेक्निक बताती है कि लोग उस व्यक्ति के साथ सबसे ज्यादा आराम महसूस करते हैं जो उनकी एनर्जी को शांत रूप से रिफ्लेक्ट करता है। यह मॉडल किसी मैनिपुलेटिव ट्रिक की तरह नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन की तरह है। लोग अपने ही रिफ्लेक्शन के आसपास सुरक्षित महसूस करते हैं। यस लैडर बताता है कि स्मॉल एग्रीमेंट्स धीरे धीरे बड़े एग्रीमेंट्स का रास्ता बनाते हैं। मनुष्य रेजिस्टेंस को एक साथ नहीं छोड़ता, वह लेयर्स में सरेंडर करता है। टाइमिंग मैटर्स मॉडल सीधा सा है, लेकिन सबसे कम समझा जाता है। गलत समय पर सही कदम भी गलत नतीजे देता है। दुनिया केवल एक्शंस पर नहीं, टकरावों और इंटरसेक्शंस पर चलती है। जो लोग सही समय पर हिलते हैं, वे बिना जोर लगाए जीत जाते हैं। टाइमिंग स्किल नहीं, सेंसिटिविटी है। दुनिया की नब्ज को पढ़ना पड़ता है। काइंडनेस अ डूइंग मॉडल बताता है कि दयालुता कोई भावना नहीं, एक कार्रवाई है। लोग अक्सर सोचते हैं कि वे अच्छे हैं क्योंकि उनके इरादे अच्छे हैं, लेकिन दुनिया इरादों से नहीं, एक्शन से बदलती है। वही काइंडनेस असली है जो दिखाई देती है, सुनी जाती है, महसूस की जाती है। डूइंग इज द ओनली प्रूफ। एंजॉयमेंट वर्सेस अचीवमेंट मॉडल बताता है कि इंसान दो तरह की लाइफ जी सकता है। इधर वह दुनिया को जीतने में लगा रहता है या वह दुनिया को जीने में। अचीवमेंट कभी पूरा नहीं पड़ता, एंजॉयमेंट कभी खत्म नहीं होता, लेकिन एंजॉयमेंट का असली स्वाद तभी महसूस होता है जब आदमी अपने भीतर शांति पा लेता है। रेस्टलेस माइंड एंजॉयमेंट को भी टास्क में बदल देता है। इन सारे मेंटल मॉडल्स का असली सार यही है कि इंसान अपनी थिंकिंग को तार्किक, स्पष्ट और शांत बना सके। मॉडल्स ये नहीं बताते कि क्या सोचना है, वे बताते हैं कि सोचने की कला क्या है। दिमाग की संरचना जितनी गहरी होती जाती है, बाहरी दुनिया उतनी आसान लगने लगती है। मानसिक मॉडल्स माइंड के हथियार नहीं, माइंड के फिल्टर्स हैं। वे आपको दुनिया जैसा है वैसा देखने देते हैं, न कि वैसा जैसा आपका डर, आपका ईगो या आपकी कंडीशनिंग दिखाना चाहती है। इस चैप्टर की डेप्थ यहीं से शुरू होती है। मॉडल्स आपको एक्सटर्नल दुनिया में सक्षम नहीं बनाते, वे आपको इंटरनल रियलिटी से ईमानदार बनाते हैं। और ईमानदारी हमेशा क्लैरिटी लाती है। जब क्लैरिटी आती है
तब निर्णय शार्प हो जाते हैं। जब निर्णय शार्प होते हैं, तब जीवन अनावश्यक जटिलताओं से मुक्त हो जाता है। लेकिन इस मैप के बावजूद एक सवाल बाकी रहता है। इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं चलता। दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ आइडियाज या सिस्टम्स में नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा लोगों में है। हजारों सालों से आदमी सबसे ज्यादा उलझा है मनुष्य की साइकोलॉजी में। क्यों इंसान वही करता है जो नहीं करना चाहिए? क्यों लोग वही चोट देते हैं जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है? और क्यों रिलेशनशिप सबसे ज्यादा हीलिंग भी देती है और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी? इसीलिए अगला चैप्टर मेंटल क्लैरिटी से सीधा कदम रखता है सोशल साइकोलॉजी की दुनिया में, जहां हम दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इस बात को समझते हैं कि लोग खुद को भी नहीं समझते। यहीं से शुरू होती है चैप्टर 2 की प्रवेश रेखा। दिस इज वेयर थिंकिंग एंड्स एंड ह्यूमन नेचर बिगिंस। चैप्टर 2, सोशल साइकोलॉजी। मानव मन की सबसे अजीब बात यह है कि यह खुद को जितना समझता है उतना समझता नहीं। इंसान अपनी सोच पर भरोसा करता है, लेकिन अपनी सोच के स्रोत पर शायद ही कभी नजर डालता है। यही वह गलती है जो हमें दूसरों के व्यवहार को पढ़ने से रोकती है। लोग सतह पर जो दिखते हैं वे रेयरली वही होते हैं। मनुष्य एक सतह पर चलता हुआ शरीर नहीं, बल्कि परतों में बांधी संवेदनाओं, भय, इच्छाओं और अधूरी कहानियों का एक चलता हुआ संग्रह है। इस चैप्टर का लक्ष्य लोगों को डिकोड करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि लोग खुद को भी डिकोड नहीं कर पाते। दुनिया में कोई व्यक्ति आपको चोट इसलिए नहीं देता कि उसे आपसे नफरत है, बल्कि इसलिए देता है क्योंकि वह अपने ही डर से भाग रहा होता है। ईगो और इनसिक्योरिटी वह दो अदृश्य शक्तियां हैं जो बिहेवियर को शेप करती है। ईगो वह मुखौटा है जो इंसान खुद को दिखाता है। इनसिक्योरिटी वह सच है जिसे वह छुपाए रखता है। जब किसी के शब्द कठोर लगते हैं, उसकी नजरें टेढ़ी लगती है, उसकी आवाज तेज हो जाती है, तो असल में उसका डर बोल रहा होता है। लेकिन आम इंसान रिएक्शंस को ही बिहेवियर समझ लेता है। वह सरफेस पढ़ता है, डेप्थ नहीं। सोशल साइकोलॉजी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने बारे में दो कहानियां रखता है। एक कहानी वह दुनिया को दिखाता है, दूसरी कहानी वह अपने अंदर दबाए रखता है। दुनिया को दिखने वाली कहानी पॉलिश्ड होती है, कॉन्फिडेंस, चार्म, डिसाइसिवनेस, पॉजिटिविटी। भीतर की कहानी अक्सर उलट होती है, कंफ्यूजन, कंपैरिजन, इनएडिक्वेसी, लॉन्गिंग। यही फर्क बिहेवियर और इंटेंशन के बीच डिस्टेंस पैदा करता है। लोग हमेशा परफेक्ट दिखाई देना चाहते हैं, लेकिन अंदर वे अप्रूवल के भूखे बच्चे जैसे होते हैं। अटैचमेंट वुंड्स इंसानी संबंधों के डीपेस्ट ड्राइवर्स हैं। बचपन में जिसने रिजेक्शन महसूस किया, वह बड़े होकर क्लिंग करता है या पूरी तरह अवॉइड करता है। जिसे बचपन में कंट्रोल मिला, वह दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। जिसे प्यार बिना शर्त मिला, वह दुनिया को सेफर मानता है। यह सब सरफेस पर नहीं दिखता, पर हर इंटरेक्शन की इनविजिबल ग्रामर इसी से बनती है। जब कोई आपको अचानक दूर करने लगता है, वह आपसे दूर नहीं भाग रहा, वह अपने अवचेतन डर से बच रहा होता है। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सच ये है कि लोग रेयरली वही कहते हैं जो वे कहना चाहते हैं, और दूसरे रेयरली वही सुनते हैं जो कहना चाहा गया था। दो माइंड्स के बीच कम्युनिकेशन मीनिंग का ट्रैवल नहीं, इंटरप्रिटेशन का डांस है। आपके शब्दों का अर्थ उस व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस में घुल जाता है जो उन्हें सुन रहा है। इसलिए कई बार आप किसी को पूरी संवेदनशीलता से बात समझाना चाहते हैं और वह गलत ले लेता है। जिंदगी का आधा दर्द मिसअंडरस्टैंडिंग में छिपा होता है, न कि मैलिस में। इमोशंस डिसीजंस को शेप करते हैं, रीजनिंग उन्हें जस्टिफाई करती है।
यह वाक्य सोशल साइकोलॉजी की रीढ़ है। लोग संतुलित दिखते हैं, लेकिन भीतर वे इम्पल्सिव रिएक्शंस के जाल में फंसे रहते हैं। वे पहले भावनाओं से चुनते हैं, फिर अपनी चुनाव को लॉजिक का नाम देते हैं। यह जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप दूसरों को समझ पाएंगे, उन पर झुंझलाएंगे नहीं। जब कोई गुस्सा हो रहा हो, वह आपसे नहीं, अपने अधूरे घावों से लड़ रहा होता है। सोशल मास्क्स का खेल सटल है। हर व्यक्ति वह बनकर रहता है जो उसे लगता है कि दुनिया स्वीकार करेगी। यह मास्क कभी चार्म का होता है, कभी अथॉरिटी का, कभी कामनेस का। लेकिन हर मास्क के पीछे वल्नरेबिलिटी होती है, एक छोटी सी जगह जहां व्यक्ति खुद से भी डरता है। इसलिए लोगों की हार्शनेस पर तुरंत विश्वास न करें। क्रूरता अक्सर एक कमजोर व्यक्ति का आर्मर होती है। इंटरपर्सनल डायनेमिक्स में सबसे पावरफुल फोर्सेस दो हैं, अटेंशन और वैलिडेशन। इंसान उसी जगह खींचता है जहां उसे देखा जाए, और उसी से डरता है जहां उसे एक्सपोज किया जाए। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक आपकी ओर आकर्षित होते हैं और कुछ एकदम दूर चले जाते हैं। वे आपकी नहीं, उस प्रतिक्रिया की तरफ भाग रहे होते हैं जिसकी उन्हें आदत है, कभी कंफर्ट, कभी केओस। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, तो तीन एंटिटीज एक साथ संवाद कर रही होती हैं। आप, वह व्यक्ति और उसका पास्ट सेल्फ। आप सोचते हैं कि आप अभी के इंसान से संवाद कर रहे हैं, लेकिन उसकी रिएक्शंस उसका अतीत तय कर रहा होता है। उसकी अचानक चुप्पी, उसका अचानक इरिटेट होना, उसका एक छोटी सी बात पर टूट जाना, ये सब प्रेजेंट से नहीं, उसके इंटरनल हिस्ट्री से आते हैं। यदि आप यह समझ जाए कि लोग अपने पास्ट के प्रिजनर्स हैं, तो उनकी गलतियों पर गुस्सा कम और इंसाइट ज्यादा मिलेगी। सोशल इक्विलिब्रियम की एक और परत पावर डायनेमिक्स है। लोग कॉन्शियसली पावर नहीं चलाते। पावर उनकी जरूरतों, उनके इनर वॉइड्स और उनके फियर्स से निकलती है। कोई व्यक्ति कंट्रोलिंग इसलिए होता है क्योंकि उसे खुद पर विश्वास नहीं। कोई व्यक्ति डिस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि क्लोजनेस उसे इनसिक्योर करती है। कोई ओवरली नाइस होता है ताकि रिजेक्शन अवॉइड हो सके। ये सब स्ट्रैटेजीज हैं, और स्ट्रैटेजीज हमेशा अनजाने में सीखी जाती है। प्रोजेक्शन साइकोलॉजी एक ऐसा मिरर है जिसे समझना जरूरी है। लोग जो आपको बोलते हैं, वह उनके बारे में ज्यादा बताता है, आपके बारे में कम। यदि कोई कहता है कि आप सेल्फिश हो, वह अपनी अनमेट नीड्स बोल रहा होता है। यदि कोई कहता है कि आप कोल्ड हो, वह शायद वार्मथ की भूख में है। प्रोजेक्शन एक जगह होती है जहां लोग अपनी हिडन रियलिटीज आपके ऊपर गिरा देते हैं। इसे समझकर व्यक्ति अपने भावनात्मक भार से मुक्त हो सकता है। सोशल इंट्यूशन एक शांत कला है। यह ये नहीं देखती कि लोग क्या कह रहे हैं। यह एनर्जी, पॉजेस, टोन, हेजिटेशन, माइक्रो एक्सप्रेशंस और इनकंसिस्टेंसी पड़ती है। इंट्यूशन वही पकड़ लेती है जिसे अवेयरनेस इग्नोर कर देती है। यह तब शार्प होती है जब आपका माइंड शांत होता है, जब आप रिएक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं। सोशल इंट्यूशन, सोशल इंटेलिजेंस की जड़ है शांत निरीक्षण। ट्रस्ट साइकोलॉजी कहती है कि ट्रस्ट एक लीप है, गारंटी नहीं। लोग भरोसा तब नहीं करते जब उन्हें दूसरे पर शक होता है। वे भरोसा तब नहीं करते जब उन्हें खुद पर शक होता है कि वे हर्ट संभाल पाएंगे या नहीं। दुख की बात यह है कि लोग ट्रस्ट ब्रेक इसलिए नहीं करते क्योंकि वे बुरे हैं। वे ट्रस्ट ब्रेक इसलिए करते हैं क्योंकि वे इमोशनली फ्रैजाइल हैं। जब आप सोशल साइकोलॉजी को देखते हैं, तो एक सच्चाई धीरे धीरे साफ होती है। लोग अनइंटेंशनल होते हैं। उनकी हर्टफुल बातें, उनके कंफ्यूजिंग बिहेवियर्स, उनके मिक्स्ड सिग्नल्स, इन सबके पीछे कोई विलेनी नहीं बैठी होती। वहां बस इंसानी मन बैठा होता है जो खुद को समझने की लड़ाई लड़ रहा है। आप जब ये देखना सीख जाते हैं कि हर बिहेवियर एक कहानी का रिजल्ट है, तब पीपल स्टॉप कंफ्यूजिंग यू।
सोशल साइकोलॉजी में मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मास्टरी का मतलब ये है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन कहां से आ रहा है। ये प्रिडिक्शन आपको शांत बनाती है, डिटैच्ड बनाती है, इमोशनली शार्प बनाती है। जब आप दूसरों के इमोशंस को समझ लेते हैं, तब आप खुद के इमोशंस में डूबना बंद कर देते हैं। लेकिन सोशल अंडरस्टैंडिंग का सबसे गंभीर ट्रूथ यही है, दूसरों को समझने से पहले इंसान को खुद को समझना चाहिए। और यहां से धीरे धीरे हम उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां सवाल बिहेवियर का नहीं रहता, बल्कि अस्तित्व का हो जाता है। यही कारण है कि चैप्टर 3 फिलॉसफी की ओर मुड़ता है, जहां सवाल ये नहीं कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, बल्कि यह कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी क्यों दिखती है। चैप्टर 3 वहीं से शुरू होता है जहां साइकोलॉजी समाप्त होकर दर्शन का द्वार खोलती है, संवेदनाओं से ऊपर उठकर अर्थ की खोज में। चैप्टर 3 फिलॉसफी। फिलॉसफी किसी लाइब्रेरी की धूल भरी किताबों का नाम नहीं है। यह इंसान की वह पुरानी कोशिश है जिसमें उसने दुनिया को एक बार फिर अपनी आंखों से देखने का प्रयास किया, बिना इनहेरिटेड बिलीव्स के, बिना परंपराओं के भार के, बिना उन आवाजों के जो बचपन से दिमाग में गूंजती रहती है। फिलॉसफी का अर्थ है अपनी ही सोच पर शक करना, वही शक जो अंततः क्लैरिटी पैदा करता है। क्योंकि जब तक इंसान यह न पूछे कि मैं जो जानता हूं वह जानता कैसे हूं, तब तक वह जान ही नहीं सकता कि वह जानता क्या है। यह चैप्टर शुरुआत करता है मेटाफिजिक्स से, वह क्षेत्र जहां इंसान पूछता है कि रियलिटी वास्तव में क्या है। दुनिया वही है जो दिखाई देती है, या वह भी है जो दिखाई नहीं देती। क्या हम दुनिया को देख रहे हैं, या दुनिया सिर्फ वह रूप ले रही है जिसे हमारा माइंड अलाउ करता है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परसेप्शन हमेशा फिल्टरों से होकर आती है। हमारा दिमाग शेप्स, पैटर्न्स, एक्सपेक्टेशंस और एक्सपीरियंसेस को मिलाकर एक दुनिया बनाता है जिसे हम रियल मान लेते हैं। लेकिन उस रियल में कितना अनुभव है और कितना प्रोजेक्शन, यह रेयरली कोई सोचता है। एपिस्टेमोलॉजी दूसरा द्वार है। यह वह विज्ञान है जो पूछता है, ज्ञान आता कहां से है? हम ये कैसे मानते हैं कि कुछ सच है? रैशनलिज्म कहता है कि रीजन अल्टीमेट टूल है। एम्पिरिसिज्म कहता है कि सेंस एक्सपीरियंस अल्टीमेट ट्रूथ है। लेकिन हर इंसान, चाहे उसे पता हो या नहीं, इन दोनों स्कूल्स का मिश्रण बनकर जीता है। वह अपनी भावनाओं को लॉजिक का नाम देता है और अपने लॉजिक में इमोशंस की चिंगारी छिपी रहती है। नॉलेज कभी प्योर नहीं होती, वह हमेशा मानव अनुभव की परतों से भरी रहती है। यही वजह है कि दो लोग एक ही बात को देखकर अलग अलग ट्रूथ बना लेते हैं। ट्रूथ रेयरली यूनिवर्सल होती है, परसेप्शन हमेशा पर्सनल होती है। फिलॉसफी का तीसरा पत्थर है एग्जिस्टेंशियलिज्म, वह विचारधारा जो इंसान से पूछती है कि तुम कौन हो, जहां मीनिंग प्रीडिफाइंड नहीं मिलता। जो मीनिंग तुम ढूंढते हो वही मीनिंग तुम बनाते हो। यह विचार मन को स्वतंत्र भी करता है और असुरक्षित भी। स्वतंत्र इसलिए क्योंकि यह किसी बाहरी अथॉरिटी पर मीनिंग के लिए निर्भर नहीं करता। असुरक्षित इसलिए क्योंकि मीनिंग की जिम्मेदारी खुद पर आ जाती है। एग्जिस्टेंशियलिज्म यही कहता है कि फ्रीडम भारी होती है और इंसान अक्सर इस आजादी से डर कर दूसरों के बनाए अर्थों को पकड़ लेता है। द एब्सर्ड इस डर का अगला रूप है। काम्यू ने कहा कि जीवन मीनिंगलेस है और इंसान मीनिंगफुलनेस का भूखा। यही मिसमैच एब्सर्डिटी पैदा करता है। दुनिया का कोई केंद्र नहीं, फिर भी इंसान केंद्र खोजता है। जीवन का कोई निर्देश पुस्तक नहीं, फिर भी इंसान तयशुदा रास्ते चाहता है। एब्सर्डिटी से लड़ने की कोशिश व्यक्ति को थका देती है, पर उसे स्वीकार करना व्यक्ति को शांत कर देता है। मीनिंग का जन्म एक्सेप्टेंस से होता है, रिबेलियन से नहीं।
नाइहिलिज्म विचार को और भी गहराई में ले जाता है। यह कहता है कि शायद कुछ भी इनहेरेंटली मीनिंगफुल नहीं। सुनने में यह विचार क्रूर लगता है, लेकिन यह उतना भयावह नहीं जितना दिखाई देता है। यदि दुनिया में कोई प्री डिफाइंड मीनिंग नहीं, तो मीनिंग क्रिएट करने की आजादी भी असीमित है। यह विचार जिम्मेदारी मांगता है। यह कहता है कि तुम अपनी जिंदगी के स्कल्प्टर हो। जिंदगी जैसी है, वैसी इसलिए है क्योंकि तुम उसे उस रूप में देखते हो। एथिक्स फिलॉसफी का व्यवहारिक चेहरा है सही और गलत की बहस नहीं, बल्कि यह समझना कि अच्छा क्या है जब इंसान फ्लॉड है, स्वार्थी है, डरता है, चाहता है और लड़ता है। एथिक्स यह नहीं मानता कि लोग परफेक्ट हैं। एथिक्स यह पूछता है कि इम्परफेक्ट होने पर भी चॉइस कैसी होनी चाहिए। यह वह जगह है जहां मोरालिटी के इल्यूजन्स टूटते हैं। हम नैतिक इसलिए नहीं होते कि हम अच्छे हैं। हम नैतिक इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुद से शांत रहना चाहते हैं। फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म का प्रश्न हर सोचने वाले इंसान को परेशान करता है। क्या चॉइसेस हमारे हैं या बायोलॉजी, सोसाइटी, चाइल्डहुड, हॉर्मोन्स और रैंडमनेस तय करते हैं? फिलॉसफी यहां कोई ठोस उत्तर देने की कोशिश नहीं करती। यह सिर्फ इंसान को दिखाती है कि फ्रीडम, कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी तीन अलग एंटिटीज हैं। हो सकता है हम स्वतंत्र न हो सकता है हम प्रीडिटरमिन्ड हो, लेकिन अनुभव हमें स्वतंत्र महसूस कराता है, और यही अनुभव हमारे शरीर और कॉन्शियसनेस के बीच पुल बनाता है। लॉजिक वह धागा है जो केओस को मीनिंग में बदलता है, लेकिन लॉजिक भी ठंडा नहीं होता। वह मन की गर्माहट से गड्ढा होता है। इंसान वही लॉजिक चुनता है जो उसकी दुनिया के साथ फिट बैठता है। इसलिए आर्ग्यूमेंट कभी किसी को कन्विंस नहीं करता, अनुभव करता है। फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि लॉजिक सिर्फ प्रूफ नहीं, पर्सपेक्टिव भी है। इन सब विचारों के बाद सबसे महत्वपूर्ण समझ यही आती है। फिलॉसफी आंसर्स नहीं देती, फिलॉसफी सही क्वेश्चंस देती है, और सही सवाल ही वह रोशनी है जो अंधेरों को धीरे धीरे डिसॉल्व कर देती है। इंसान क्लैरिटी इसलिए नहीं पाता क्योंकि वह गलत आंसर्स खोज रहा होता है। क्लैरिटी तब मिलती है जब वह सही क्वेश्चंस पूछना शुरू करता है। फिलॉसफी हमें यह भी दिखाती है कि इग्नोरेंस पीसफुल है लेकिन फ्रैजाइल है। अवेयरनेस डिस्कम्फर्टिंग है लेकिन मजबूत है। जब आप अपनी सोच की जेड्डों तक पहुंचते हैं, क्यों यह विचार मेरे अंदर है, यह बिलीफ कहां से आया, ये बायस किस घाव से पैदा हुआ, तब आपकी आइडेंटिटी खुद को नए सिरे से बनाती है। और यही सेल्फ रिकंस्ट्रक्शन मैच्योरिटी का पहला संकेत है। मनुष्य अक्सर अपनी जिंदगी को ऑब्जेक्टिव ट्रूथ समझता है, जबकि वह सब्जेक्टिव ट्रूथ में जी रहा होता है। फिलॉसफी यह एहसास कराती है कि एक्सपीरियंस अपनी जगह सच है, लेकिन यूनिवर्सल नहीं। यही समझ इंसान में टॉलरेंस और डेप्थ दोनों पैदा करती है। वह दूसरे की नजर से दुनिया देखना सीखता है, और वहीं से कंपैशन का जन्म होता है। फिलॉसफी का सबसे अनदेखा पहलू यह है कि यह दिमाग को धीमा करती है। यह किसी रेस का हिस्सा नहीं, यह आपको पॉज देती है। आपसे कहती है, देखो, सुनो, सोचो, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। यह स्लोनेस ही क्लैरिटी का स्रोत है। इसी धीमेपन में इंसान अपने भीतर एक खाली स्थान खोजता है, एक गैप जहां उसके क्वेश्चंस और उसकी आइडेंटिटी दोनों एक दूसरे को देख रही होती है। यह वही स्पेस है जहां ट्रांसफॉर्मेशन जन्म लेता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि मीनिंग बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है, तो जीवन के संघर्ष बदल जाते हैं। अब वह दुनिया को जीतने की कोशिश नहीं करता, वह खुद को समझने की कोशिश करता है। दुनिया एक बैटलफील्ड नहीं, एक मिरर बन जाती है। हर एनकाउंटर एक लेसन, हर कॉन्फ्लिक्ट एक रिफ्लेक्शन, हर खुशी एक टेम्परेरी रंग, हर दुख एक चेतावनी। फिलॉसफी अंत में आपको यही सिखाती है, जीवन कोई पजल नहीं,
जिसे सॉल्व करना है, वह एक लेंस है जिसे साफ करना है। जैसे ही लेंस साफ होता है, अस्तित्व एकदम सरल लगने लगता है। कॉम्प्लेक्सिटीज टूट जाती है और व्यक्ति पहली बार सहज होकर सांस ले पाता है। लेकिन यह जर्नी यहां खत्म नहीं होती। फिलॉसफी सवाल देती है, मगर साइकोलॉजी उन सवालों के जवाब खोजने के लिए मन की संरचना खोलती है। आदमी का सोचने वाला भाग, महसूस करने वाला भाग, छिपा हुआ भाग, ये सब साइकोलॉजी की परतों में छिपे होते हैं। इसलिए चैप्टर 4 वहां से शुरू होता है जहां फिलॉसफी रियलिटी को रीडिफाइन करती है और साइकोलॉजी ये समझाती है कि इस रियलिटी को हमारा माइंड कैसे प्रोसेस करता है। चैप्टर 4 में हम दिमाग के उन अदृश्य कमरों में जाएंगे जहां बिलीफ जन्म लेते हैं, इमोशन डिसीजन बन जाते हैं और अनकॉन्शियस क्वाइटली हमारी जिंदगी लिखता रहता है। चैप्टर 4, साइकोलॉजी। इंसान का मन एक साधारण मशीन नहीं है। यह दुनिया की सबसे जटिल प्रणाली है और विडंबना यह है कि यही प्रणाली अक्सर खुद को भी नहीं समझती। हम अपनी भावनाओं के बारे में सोचते हैं, पर उन भावनाओं के स्रोत के बारे में नहीं। हम अपने डिसीजंस को कॉन्शियस चॉइस मानते हैं, जबकि वे अक्सर अनकॉन्शियस कंडीशनिंग का परिणाम होते हैं। साइकोलॉजी की यात्रा शुरू ही यहां से होती है। माइंड की सतह को हटाकर उस गहराई को देखना जहां विचार जन्म लेते हैं, मेमोरीज शेप बनाती है, डिजायर्स रूट बदलते हैं और आइडेंटिटी हर दिन नए रूप में बनती बिगड़ती रहती है। मन का सबसे आधारभूत सच ये है कि यह लेयर्ड है। कॉन्शियस माइंड, जो हमें लगता है कि हम हैं, वह माइंड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। वह उस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है जिसका अधिकांश भाग पानी के भीतर छिपा रहता है। अनकॉन्शियस वह विशाल दुनिया है जो हमारे रिएक्शंस, फियर्स, अट्रैक्शंस और हैबिट्स को बिना हमें बताए निर्देशित करती रहती है। हम सोचते हैं कि हम डिसीजंस लेते हैं। अक्सर डिसीजंस पहले से बन चुके होते हैं, हम सिर्फ उन्हें जस्टिफाई करते हैं। यही कारण है कि साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि बिहेवियर को समझने से पहले माइंड की आर्किटेक्चर को समझना जरूरी है। अनकॉन्शियस माइंड मेमोरीज की एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसकी कई किताबें हमने खुद कभी खोली भी नहीं, पर वे हर दिन हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। बचपन के डर, अनकहे घाव, छोड़े गए रिश्ते, इमोशनल नेग्लेक्ट की छोटी छोटी परतें सब मिलकर एक ऐसी इनविजिबल कोड लिख देती है जो हमारे एडल्ट सेल्फ को ऑपरेट करता है। कोई व्यक्ति कमिटमेंट से डरता है, कोई अफेक्शन से अनकंफर्टेबल होता है, कोई ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। ये सब रिएक्शंस है, कॉन्शियस चॉइसेस नहीं। अनकॉन्शियस पैटर्न्स उन गैप्स को भरते हैं जहां रैशनैलिटी पहुंची ही नहीं। साइकोलॉजी हमें बताती है कि थॉट्स रेयरली न्यूट्रल होते हैं। हर थॉट किसी ना किसी इमोशन से बंधा होता है। फियर, डिजायर, लॉस, एक्सपेक्टेशन। यह इमोशन ही थॉट को डायरेक्शन देता है। अगर इमोशन भारी है तो थॉट भी डार्क हो जाता है। अगर इमोशन शांत है तो थॉट क्लैरिटी देता है। लोग माइंडसेट बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइंडसेट इमोशन से बंधा होता है। इमोशन बदले बिना सोच नहीं बदलती। कॉग्निटिव बायसेस माइंड के वो डिस्टॉर्शंस हैं जो रियलिटी को अपनी शेप में ढाल लेते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस हमें वही देखने देता है जो हम देखना चाहते हैं। नेगेटिविटी बायस हमें बुरे अनुभवों को ज्यादा वेट देता है। प्रोजेक्शन हमें अपनी ही अनसुलझी भावनाएं दूसरों पर डालने पर मजबूर करता है। स्पॉटलाइट इफेक्ट, हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान दे रही है, लेकिन सच यह है कि हर इंसान अपने ही दिमाग में इतना व्यस्त है कि उन्हें आपकी गलतियां याद भी नहीं रहती। बायसेस हमें धोखा देने के लिए नहीं बने, वे एवोल्यूशनरी टूल्स थे जो मॉडर्न दुनिया में आउटडेटेड हो गए। नैरेटिव आइडेंटिटी एक सटल मनोवैज्ञानिक सच उजागर करती है। हम अपने बारे में
कहानियों में सोचते हैं। एक्सपीरियंसेस सिर्फ होते नहीं, हम उन्हें कहानी में बदलते हैं। फिर वही कहानी आइडेंटिटी बन जाती है। कोई खुद को सर्वाइवर मानता है, कोई विक्टिम, कोई फाइटर, कोई अनलवेबल, कोई चोजन, कोई ट्रैप्ड। कहानी गलत हो सकती है, इनकम्प्लीट हो सकती है, पुराने फैक्ट्स पर खड़ी हो सकती है, लेकिन मन उसे छोड़ता नहीं, क्योंकि कहानी छोड़ना आइडेंटिटी छोड़ना है। यही कारण है कि कई लोग एक पेनफुल नैरेटिव से भी बाहर नहीं आ पाते। वह दर्द उनका परिचित घर बन चुका होता है। इमोशनल रेगुलेशन साइकोलॉजी का सबसे जरूरी हिस्सा है। इमोशन जब भीतर उमड़ता है तो माइंड दो राज्यों में विभाजित हो जाता है, ऑब्जर्वर और रिएक्टर। रिएक्टर तुरंत हर्ट, फियर या एंगर से ड्रिवन हो जाता है। ऑब्जर्वर शांत रहता है, देखता है, समझता है, इंटरप्रेट करता है। ऑब्जर्वर अवेक हो जाए तो इमोशन आपका सर्वेंट बन जाता है। ऑब्जर्वर सो जाए तो इमोशन आपका मास्टर। सेल्फ कंट्रोल कोई रिजिड डिसिप्लिन नहीं, अवेयरनेस है। ट्रॉमा साइकोलॉजी में यह नहीं कहा जाता कि ट्रॉमा क्या हुआ, यह देखा जाता है कि ट्रॉमा ने व्यक्ति के भीतर क्या बिलीफ पैदा कर दिया। मुझे कोई नहीं चाहेगा, मैं सुरक्षित नहीं, मैं हमेशा रिप्लेस हो जाऊंगा, मैं वर्दी नहीं। यह बिलीफ साइलेंटली आइडेंटिटी में दर्ज हो जाते हैं। कोई इंसान अचानक डिफेंसिव नहीं बनता, वह बरसों की इनविजिबल पेन का क्यूमुलेटिव इको बन जाता है। साइकोलॉजी हमें यह समझने में मदद करती है कि वुंडेड पीपल अनप्रिडिक्टेबल नहीं होते, वे प्रिडिक्टेबल होते हैं। बस उनके पैटर्न्स अनसीन होते हैं। परफॉर्मेंस थ्योरी एर्विंग गॉफमन का विचार बताता है कि इंसान दुनिया के सामने रोल्स निभाता है। जॉब में एक रोल, परिवार में दूसरा, दोस्ती में तीसरा, रिलेशनशिप में चौथा। रोल्स गलत नहीं, वे सर्वाइवल टूल्स हैं। लेकिन जब रोल और रियल सेल्फ के बीच गैप बहुत बढ़ जाता है, तब एंग्जाइटी पैदा होती है। रोल को मेंटेन करने का प्रेशर मेंटल एग्जॉशन बन जाता है। आधुनिक दुनिया में अधिकांश लोग इस एग्जॉशन को नॉर्मल समझकर जीते रहते हैं। साइकोलॉजी ये बताती है कि एग्जॉशन वीकनेस नहीं, मिसमैच का संकेत है। मोटिवेशन साइकोलॉजी ये उजागर करती है कि मोटिवेशन गोल ड्रिवन नहीं होती, इमोशन ड्रिवन होती है। जब अंदर मीनिंग की चिंगारी नहीं होती, मन एक्सटर्नल रिवॉर्ड से जलता नहीं। वही व्यक्ति जो प्रेरणादायक कोट्स पढ़कर जोश में आ जाता है, एक हफ्ते बाद वापस उसी जगह खड़ा मिल सकता है। रीजन यह नहीं कि वह लेजी है, रीजन यह कि उसका माइंड रिवॉर्ड को कंपेलिंग नहीं मानता। मीनिंग ही मोटिवेशन का ईंधन है। मीनिंग के बिना गोल डेड वेट लगता है। हैप्पीनेस साइकोलॉजी में यह खुलासा होता है कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं। आदमी खुश तब नहीं होता जब उसे कुछ मिलता है, वह खुश तब होता है जब उसके भीतर टेंशन कम हो जाती है। किसी दुख का न होना ही सुख है, यह समझ लगभग हर कल्चर के विजडम से आती है। इसलिए साइकोलॉजिकल वेलबींग प्लेजर से नहीं आती, रेगुलेशन से आती है। स्टेबिलिटी आनंद से गहरी स्थिति है। मानव मन का एक महत्वपूर्ण ट्रूथ यह है कि यह फ्यूचर इमेजिन करता है और पास्ट रिपीट करता है। माइंड टाइम ट्रैवल करता है, शरीर प्रेजेंट में रहता है। यही गैप एंग्जाइटी पैदा करता है। पास्ट के रिग्रेट और फ्यूचर के फियर के बीच मन एक इनविजिबल प्रिजन बना लेता है। फ्रीडम माइंड की वह स्थिति है जहां व्यक्ति ऑब्जर्व करता है कि वह प्रिजन ओपन डोर वाला है। बाहर निकलना माइंडसेट का काम है, सरकमस्टांस का नहीं। आइडेंटिटी लगातार बदलने वाली चीज है, यह स्थायी नहीं। आज आप जिस ट्रूथ को अपना मानते हैं, हो सकता है कल वह सच न लगे। हर सीख आपकी आइडेंटिटी को नया रूप देती है। हर फेलियर आपको कुछ न कुछ छोड़ने के लिए मजबूर करता है। सेल्फ ग्रोथ का असली अर्थ है पुराने सेल्फ को कई बार मरने देना। पेनफुल है लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव है। माइंड अपनी पुरानी कहानियों से जितना मुक्त होता जाता है, उतना ही हल्का होता जाता है।
साइकोलॉजी का सबसे सुंदर सच यह है कि अवेयरनेस ही हीलिंग है। प्रॉब्लम वैनिश नहीं होती, लेकिन अवेयरनेस उसे पावरलेस कर देती है। इमोशन आएगा, लेकिन ऑब्जर्व मोड उसे दिशा देगा। ट्रिगर आएगा, लेकिन इंटरप्रिटेशन बदल जाएगी। व्यक्ति बदलना मुश्किल नहीं, व्यक्ति को खुद को देखना मुश्किल है। सीइंग क्लियरली इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम। इस चैप्टर की यात्रा मन की उन परतों को खोलने के लिए थी, जहां हमारी हैबिट्स, बिलीफ्स और रिएक्शंस साइलेंटली जन्म लेते हैं। लेकिन मन को समझना पहले कदम है। कॉन्शियसनेस को समझना उससे भी गहरा, क्योंकि माइंड थॉट्स को जन्म देता है, लेकिन कॉन्शियसनेस उन थॉट्स को देखती है। माइंड एक प्रोसेस है, कॉन्शियसनेस एक प्रेजेंस। इसीलिए चैप्टर 5 कॉन्शियसनेस की दुनिया में प्रवेश करेगा, जहां सवाल यह है कि मैं सोच रहा हूं कि हाँ नहीं, बल्कि वह कौन है जो सोच को देख रहा है। चैप्टर 5 में हम उस अदृश्य वॉचर को खोजेंगे जो जागता रहता है, भले ही माइंड सो जाए। चैप्टर 5 कॉन्शियसनेस। दिमाग को समझ लेना आसान है, कॉन्शियसनेस को समझना लगभग असंभव। माइंड को आप डिसेक्ट कर सकते हैं। मेमोरीज, बायसेस, ट्रिगर्स, पैटर्न्स, इमोशंस, सबकी एनाटॉमी है। लेकिन कॉन्शियसनेस, वह किसी शेप में नहीं, किसी डेफिनेशन में नहीं, किसी सीमा में नहीं। कॉन्शियसनेस वह नहीं जो सोचता है, वह है जो सोच को देखता है। यह वह स्टेट है जहां आप सिर्फ अवेयर हैं। चालू ख्याल, चाहे अच्छे हो या बुरे, कॉन्शियसनेस उन सबके पीछे बैठा ऑब्जर्वर है। खुद को समझने की हर यात्रा यहीं आकर रुकती है, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वह अक्सर माइंड होता है, कॉन्शियसनेस नहीं। माइंड कहानियां बनाता है, कॉन्शियसनेस सिर्फ देखता है। माइंड डिसाइड करता है, कॉन्शियसनेस साइलेंट रहता है। माइंड पास्ट और फ्यूचर में दौड़ता है, कॉन्शियसनेस हमेशा प्रेजेंट में एंकर्ड रहता है। मन का खेल बहुत शोर करता है, कॉन्शियसनेस हमेशा शांत। इस साइलेंस को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि इंसान बचपन से ही थॉट्स को आइडेंटिटी मान बैठता है। जैसे ही कोई थॉट आता है, मैं बुरा हूं, मैं केपेबल नहीं, मैं डरता हूं, हम मान लेते हैं कि यह सच में मैं हूं। लेकिन जिस एंटिटी को यह थॉट दिख रहा है, वह थॉट नहीं। देखना और सोचना दो अलग प्रक्रियाएं हैं। कॉन्शियसनेस देखता है, माइंड सोचता है। कॉन्शियसनेस को समझने की पहली सीढ़ी यही है, ऑब्जर्वर और थिंकर में फर्क करना। आप रिएक्शन नहीं है, आप रिएक्शन को देख रहे हैं। आप फियर नहीं है, आप फियर को विटनेस कर रहे हैं। आप एंजाइटी नहीं है, एंजाइटी आपकी अवेयरनेस में डिसॉल्व हो रही है। अवेयरनेस और इमोशन में जितना अंतर बढ़ता जाता है, व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र होता जाता है। हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, यह मॉडर्न फिलॉसफी और साइकोलॉजी का सबसे गहरा रहस्य है। दिमाग इलेक्ट्रिकल सिग्नल से भरा है, न्यूरॉन्स फायरिंग कर रहे हैं, केमिकल्स बह रहे हैं। इस सब में से एक्सपीरियंस कैसे जन्म लेता है? पेन सिर्फ सिग्नल नहीं, वह महसूस भी होता है। प्यार सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, वह मीनिंग भी बनाता है। थॉट सिर्फ न्यूरॉन फायरिंग नहीं, वह नैरेटर भी बन जाता है। सेल्फ अवेयरनेस वही अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी कंडीशनिंग देख पाता है। एक मोमेंट आता है जब आप अचानक रुककर देखते हैं, ये थॉट मेरे अंदर क्यों आया? ये रिएक्शन किस पुराने घाव से निकला? मैं इस इमोशन को क्यों पकड़कर बैठा हूं? यह पॉज सेल्फ अवेयरनेस है। पॉज जितना गहरा होता जाता है, माइंड उतना कम अवचेतन रूप से ऑपरेट करता है। पॉज ही वह जगह है जहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कॉन्शियसनेस का अनुभव स्टैटिक नहीं है, यह एक्सपैंड होता है। जब अवेयरनेस गहरी होती है, समय धीमा लगता है। जब अवेयरनेस शैलो होती है, समय तेज भागता है। यही कारण है कि मेडिटेशन के कुछ मोमेंट्स लंबे लगते हैं, जबकि फोन स्क्रोलिंग के घंटे गायब हो जाते हैं। कॉन्शियसनेस समय को नहीं बदलता,
ये समय के अनुभव को बदल देता है। कई लोग कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअलिटी समझ लेते हैं, जबकि यह प्योर ऑब्जर्वेशन है। यहां किसी बिलीफ की जरूरत नहीं। आप आंखें बंद करके अपनी ब्रीथिंग ऑब्जर्व करो, माइंड की लेयर हट जाती है। आप बॉडी सेंसेशंस ऑब्जर्व करो, आइडेंटिटी लूज होने लगती है। आप थॉट्स ऑब्जर्व करो, माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। कोई मैजिक नहीं, कोई रिचुअल नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। जहां अवेयरनेस है वहां क्लैरिटी है। जहां क्लैरिटी है वहां फ्रीडम है। कॉन्शियसनेस का एक सटल ट्रूथ यह है कि यह कभी गायब नहीं होता। माइंड सो जाता है, कॉन्शियसनेस नहीं। ड्रीम्स में भी अवेयरनेस की फेंट धड़कन चलती रहती है। डीप स्लीप में भी कोई ऑब्जर्वर सिग्नल मौजूद रहता है, वही जिसके कारण आप वेकिंग स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर कॉन्शियसनेस कंप्लीटली वैनिश हो जाती तो अवेकनिंग नाम की कोई प्रक्रिया नहीं होती। सेल्फ अवेयरनेस वही अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी कंडीशनिंग देख पाता है। एक मोमेंट आता है जब आप अचानक रुककर देखते हैं, ये थॉट मेरे अंदर क्यों आया, ये रिएक्शन किस पुराने घाव से निकला, मैं इस इमोशन को क्यों पकड़कर बैठा हूं। यह पॉज सेल्फ अवेयरनेस है। पॉज जितना गहरा होता जाता है, माइंड उतना कम अवचेतन रूप से ऑपरेट करता है। पॉज ही वह जगह है जहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कॉन्शियसनेस का अनुभव स्टैटिक नहीं है, यह एक्सपैंड होता है। जब अवेयरनेस गहरी होती है, समय धीमा लगता है। जब अवेयरनेस शैलो होती है, समय तेज भागता है। यही कारण है कि मेडिटेशन के कुछ मोमेंट्स लंबे लगते हैं, जबकि फोन स्क्रोलिंग के घंटे गायब हो जाते हैं। कॉन्शियसनेस समय को नहीं बदलता, यह समय के अनुभव को बदल देता है। कई लोग कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअलिटी समझ लेते हैं, जबकि यह प्योर ऑब्जर्वेशन है। यहां किसी बिलीफ की जरूरत नहीं। आप आंखें बंद करके अपनी ब्रीथिंग ऑब्जर्व करो, माइंड की लेयर हट जाती है। आप बॉडी सेंसेशंस ऑब्जर्व करो, आइडेंटिटी लूज होने लगती है। आप थॉट्स ऑब्जर्व करो, माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। कोई मैजिक नहीं, कोई रिचुअल नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। जहां अवेयरनेस है वहां क्लैरिटी है। जहां क्लैरिटी है वहां फ्रीडम है। कॉन्शियसनेस का एक सटल ट्रूथ यह है कि यह कभी गायब नहीं होता। माइंड सो जाता है, कॉन्शियसनेस नहीं। ड्रीम्स में भी अवेयरनेस की फेंट धड़कन चलती रहती है। डीप स्लीप में भी कोई ऑब्जर्वर सिग्नल मौजूद रहता है, वही जिसके कारण आप वेकिंग स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर कॉन्शियसनेस कंप्लीटली वैनिश हो जाती तो अवेकनिंग नाम की कोई प्रक्रिया नहीं होती। आइडेंटिटी क्राइसिस तब शुरू होता है जब व्यक्ति माइंड को कॉन्शियसनेस समझ लेता है। वह सोचता है कि वह वही है जो वह सोचता है, लेकिन सोच बदलते ही आइडेंटिटी हिल जाती है। इसलिए कई लोग अनस्टेबल महसूस करते हैं, लॉस्ट महसूस करते हैं। माइंड अनस्टेबल है, कॉन्शियसनेस स्थिर। माइंड रिएक्शन है, कॉन्शियसनेस प्रेजेंस। माइंड संघर्ष करता है, कॉन्शियसनेस विटनेस करता है। व्यक्ति जितना विटनेस मोड में शिफ्ट होता है, उतना इमोशनल स्टॉर्म से अनअफेक्टेड हो जाता है। कॉन्शियसनेस का सबसे अद्भुत इंसाइट यह है कि यह सेपरेशन पैदा करता है। थॉट और थिंकर के बीच, इमोशन और एक्सपीरियंसर के बीच, पेन और परसीवर के बीच। जब आप ऑब्जर्व करते हैं, पेन घट नहीं जाता, लेकिन उसका ओनरशिप डिसॉल्व हो जाता है। वह मेरा पेन नहीं रहता, वह एक पेन बन जाता है जो अवेयरनेस में गुजर रहा है। यही सटल शिफ्ट सफरिंग को सॉफन कर देता है। कॉन्शियसनेस जर्नी का अंतिम ट्रूथ यही है, माइंड एक टूल है, ओनर नहीं। जब टूल ओनर बन जाता है तो जीवन वजन बन जाता है। कॉन्शियसनेस धीरे धीरे माइंड को उसकी सही जगह दिखाता है, एक सर्वेंट, नॉट अ मास्टर। अब एक और प्रश्न जागता है, अगर कॉन्शियसनेस वह है जो एक्सपीरियंस को देख रहा है, तो ड्रीमिंग में यह क्या कर रहा होता है। ड्रीम्स में माइंड स्वतंत्र चलता है, पर ऑब्जर्वर तब भी पीछे खड़ा रहता है। यही हमें अगले चैप्टर की ओर ले जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी माइंड को समझाती है, पर ड्रीम्स माइंड और कॉन्शियसनेस के बीच का पुल है।
इसीलिए चैप्टर 6 ड्रीम्स एंड सबकॉन्शियस शुरू होता है, जहां हम देखेंगे कि सबकॉन्शियस क्यों सिंबल्स में बोलता है, ड्रीम्स मेमोरी को कैसे रीशेप करते हैं और क्यों रात का दिमाग कभी-कभी दिन से ज्यादा सच बोल देता है। चैप्टर 6 ड्रीम्स एंड द सबकॉन्शियस। सपने सिर्फ तस्वीरें नहीं है, वे मन के गहरे कमरों में होने वाली बातचीत है। दिन में जो इमोशंस हम दबा देते हैं, जिन फियर्स को हम अनदेखा करते हैं, जिन इच्छाओं को हम स्वीकार नहीं करते, वे सारी चीजें रात में शेप लेकर सामने आती है। ड्रीम्स मन की वह जगह है जहां माइंड कंट्रोल छोड़ देता है और सबकॉन्शियस अपनी भाषा बोलना शुरू करता है। यह भाषा सिंबॉलिक होती है, सीधी नहीं। सपने तर्क का पालन नहीं करते, वे ट्रूथ का पालन करते हैं। जब हम सोते हैं, कॉन्शियसनेस पीछे हट जाता है और सबकॉन्शियस खुद को अनफोल्ड करता है। यह अनफोल्डिंग लिनियर नहीं होती, इसमें समय टूटा हुआ होता है, लॉजिक उल्टा चलता है, लोग अचानक बदल जाते हैं, जगहें शेप शिफ्ट करती है। यही कारण है कि सपनों को लिटरल पढ़ना गलती है। ड्रीम्स मेटाफर हैं, माइंड की गहराई में पड़ी फ्रिक्शन, लॉन्गिंग, फियर, गिल्ट और इमेजिनेशन का सिंबॉलिक रूप। इंसान जागते हुए चीजें भूल सकता है, सबकॉन्शियस नहीं भूलता। REM स्लीप वह अवस्था है जहां ड्रीम्स सबसे ज्यादा विविड होते हैं। REM में दिमाग का इमोशनल सेंटर एक्टिवेट होता है और लॉजिकल सेंटर पार्शियली शट होता है। इसका मतलब है कि सपना भावनाओं को एम्प्लीफाई करता है, रीजनिंग को सॉफ्टन करता है। जो चीजें दिन में तुच्छ लगे, सपने में भारी लग सकती है। जो डर दिन में मैनेजेबल हो, रात में मॉन्स्ट्रस लग सकता है। जो चाहत दिन में स्वीकार न की जाए, सपना उसे किसी डिस्गाइज्ड रूप में बाहर निकाल देगा। सबकॉन्शियस इमेजेस में सोचता है, वर्ड्स में नहीं। यही वजह है कि सपने सिंबल से भरे होते हैं। ओपन डोर्स, फॉलिंग, रनिंग, डार्क रूम्स, वाटर, क्लाइंबिंग, लूजिंग टीथ, familiar strangers, endless hallways, old houses, broken mirrors। हर सिंबल यूनिवर्सल नहीं होता। हर व्यक्ति के अनकॉन्शियस सिंबल्स पर्सनल होते हैं, उनकी मेमोरीज और पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़े होते हैं। फॉलिंग का सपना हमेशा फेलियर नहीं बताता, कई बार यह कंट्रोल छोड़ने का संकेत होता है। रनिंग का सपना कई बार अवॉइडेंस दिखाता है, आप भाग रहे हैं, नहीं फ्रॉम समवन बट फ्रॉम समथिंग विद इन यू। ओल्ड हाउस का सपना अक्सर चाइल्डहुड मेमोरीज और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस की ओर इशारा करता है। ब्रोकन मिरर स्वयं की आइडेंटिटी में क्रैक्स का संकेत हो सकता है। ड्रीम इंटरप्रिटेशन का असली नियम यही है, सिंबल सुपरफिशियली नहीं पढ़ना, सिंबल के पीछे इमोशन ढूंढना। एक सिंबल कई मीनिंग्स रख सकता है, लेकिन उसका इमोशन केवल एक। इमोशन ही मैसेज है। सपने हमेशा उस इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं जिसे कॉन्शियस माइंड सप्रेस कर चुका होता है। मेमोरी प्रोसेसिंग का काम भी ड्रीम्स में होता है। दिमाग एक्सपीरियंसेस को कंप्रेस करके पैटर्न्स बनाता है, कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं, कौन सी डिस्कार्ड करनी है, किन इमोशंस को रीऑर्गेनाइज करना है। ड्रीम्स एक तरह का नाइटली क्लेंजिंग सिस्टम है। आप जितनी गहराई से सोते हैं, उतना मन नेक्स्ट डे लाइटर होता है। ऐसा लगता है कि रात ने आपको रीसेट कर दिया। नाइटमेयर्स भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। नाइटमेयर का अर्थ यह नहीं कि माइंड टूट रहा है। नाइटमेयर का अर्थ यह है कि माइंड फाइट या रिलीज करने की कोशिश कर रहा है। फियर बाहर आता है ताकि अवेयरनेस उसे नोटिस करे। यही कारण है कि कई बार एक नाइटमेयर के बाद सुबह व्यक्ति स्ट्रेंजली क्लियर महसूस करता है, भले ही वह डर से जागा हो। फियर एक्नॉलेज्ड हो चुका होता है। रिकरिंग ड्रीम्स वे सपने जो बार बार आते हैं, सबकॉन्शियस की सबसे लाउड सिग्नल्स होते हैं। इसका मतलब है कि कोई अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट दोहराया जा रहा है। माइंड किसी डोर को बार बार दिखा रहा है क्योंकि वेकिंग लाइफ में आप उसे खोलना अवॉइड कर रहे हैं। रिकरिंग ड्रीम्स में सिंबलिज्म से ज्यादा पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए। कौन सी इमोशन हर बार रिपीट हो रही है, वही मूल संदेश है।
लूसिड ड्रीमिंग एक फैसिनेटिंग स्टेट है जहां व्यक्ति जान लेता है कि वह सपना देख रहा है। इसमें कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियस दोनों एक साथ जागते हैं। यह एक रेयर बैलेंस है, माइंड अवेयर है, सबकॉन्शियस एक्टिव है। यह अवस्था मन की बाउंड्रीज को डिसॉल्व कर देती है। आप ड्रीम को रीशेप कर सकते हैं, नैरेटिव बदल सकते हैं, इमोशंस फेस कर सकते हैं, मेमोरीज रिविजिट कर सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग एक साइकोलॉजिकल डोरवे है जहां अवेयरनेस और इमेजिनेशन एक ही फील्ड में खेलते हैं। ड्रीम्स क्रिएटिविटी का भी स्रोत है। कई महान आविष्कार, आर्ट वर्क्स, थियोरीज सब अनकॉन्शियस इमेजिनेशन से आए। सपना दिमाग की वे कनेक्शंस एक्टिवेट करता है जो वेकिंग माइंड कभी अलाउ नहीं करता। कॉन्शियस लाइफ बाउंड्रीज सेट करती है, ड्रीम्स बाउंड्रीज हटाते हैं। इसलिए सबकॉन्शियस अक्सर सच के करीब होता है। जागते हुए हम मास्क पहनते हैं, स्वप्नों में माइंड नेकेड होता है। कई लोग सपनों से डरते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि सपने उनकी कमजोरियों को एक्सपोज कर देंगे। लेकिन सबकॉन्शियस डराने के लिए नहीं बोलता, वह स्पष्टता के लिए बोलता है। वह ट्रूथ लाता है जिसे दिन का दिमाग दबाकर रखता है। ड्रीम्स आपको डर के सामने खड़ा नहीं करते, वे आपको डर की लैंग्वेज सिखाते हैं। एक बार जब आप सिंबल पढ़ना सीख जाते हैं, सबकॉन्शियस थ्रेट नहीं लगता, गाइड लगता है। साइकोलॉजी का एक सटल ट्रूथ यह है कि सबकॉन्शियस आपकी जिंदगी में एक्टिव है, चाहे आप उसे एक्नॉलेज करें या नहीं। अगर आप उसे इग्नोर करो, वह ड्रीम्स में उभरता है। अगर आप उसे सुनो, वह क्लैरिटी देता है। सबकॉन्शियस न एनिमी है, न मिस्ट्री, वह बस आपका आधा माइंड है जिसे डेलाइट में बोलने की आदत नहीं। ड्रीम्स उसकी रात की आवाज है। अब एक और लेयर सामने आती है। ड्रीम्स सिर्फ सबकॉन्शियस नहीं दिखाते, वे टाइम को भी बेंड करते हैं। सेकंड्स में आवर्स का अनुभव, फेमिलियर प्लेसेस का अचानक बदल जाना, पास्ट और प्रेजेंट का ब्लर हो जाना, यह सब बताता है कि ड्रीम टाइम और फिजिकल टाइम अलग सिस्टम्स है। यही हमें अगली यात्रा की ओर ले जाता है, क्योंकि अगर सबकॉन्शियस सिंबल्स में बोलता है तो समय इल्यूजन्स में, और समय को समझे बिना ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझना अधूरा है। इसीलिए चैप्टर 7 टाइम की ओर मुड़ता है, जहां हम समझेंगे कि समय तेज क्यों लगता है, धीमा क्यों लगता है, और क्यों इंसान अपनी जिंदगी घंटे में नहीं, अनुभवों में जीता है। चैप्टर 7 टाइम। समय दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। घड़ी पर उसकी पकड़ मजबूत दिखती है, पर मन पर उसकी पकड़ हर व्यक्ति में अलग होती है। किसी के लिए 1 मिनट अनंत बन जाता है और किसी के लिए पूरा साल उंगलियां मोड़ने जितना छोटा। यही बताता है कि समय वही नहीं है जो फिजिक्स मापती है। समय वो है जो हम महसूस करते हैं। हम घड़ी में सेकंड्स देखते हैं, लेकिन लाइफ में इमोशंस। सेकंड्स बराबर होते हैं, इमोशंस कभी बराबर नहीं। मनुष्य समय को लाइन की तरह देखता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन दिमाग इस लिनियरिटी का पालन नहीं करता। माइंड लगातार फ्यूचर में जंप करता है या पास्ट में लौटता है। प्रेजेंट उसके लिए वह सूक्ष्म द्वार है जहां वह शायद ही कभी रुकता है। यही रीजन एंजाइटी और रिग्रेट इंसानी अनुभव के दो मजबूत पिलर्स बन जाते हैं। एंजाइटी फ्यूचर की कल्पना है, रिग्रेट पास्ट की पुनरावृत्ति। दोनों में व्यक्ति लिविंग नहीं करता, रिमेंबरिंग या इमेजिनिंग करता है। समय तेज क्यों लगता है? इसका सीधा उत्तर है, नॉवेल्टी कम हो जाती है। जब हम बच्चे होते हैं, हर चीज नई होती है। नया चेहरा, नई जगह, नया अनुभव। दिमाग हर मोमेंट को डिटेल में स्टोर करता है। इसलिए चाइल्डहुड लंबा लगता है। एडल्ट लाइफ में रेपिटेशन बढ़ जाती है। एक ही जॉब, एक ही रूट्स, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक ही पैटर्न्स। माइंड कम मेमोरीज स्टोर करता है। जब कम मेमोरीज बनती है, समय कंप्रेस्ड लगता है। यही कारण है कि साल आंख झपकते गुजर जाता है।
लेकिन कभी कभी समय अचानक धीमा हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट का मोमेंट, इंटेंस कॉन्वर्सेशन, हार्ट ब्रेक, डीप रियलाइजेशन या किसी अनजाने खामोश पल में। ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग उस मोमेंट में शार्पली अवेयर हो जाता है। अवेयरनेस डेप्थ क्रिएट करती है और डेप्थ समय को फैलाती है। इसलिए मेडिटेशन में समय लंबा महसूस होता है क्योंकि अवेयरनेस हाइटेंड होती है। वहीं फोन स्क्रोलिंग में समय गायब हो जाता है क्योंकि अवेयरनेस एब्सेंट होती है। टाइम इज अवेयरनेस डिपेंडेंट। मेमोरी और टाइम का संबंध बेहद इंट्रिकेट है। मेमोरी ही टाइम का दौर बनाती है। अगर मेमोरीज ब्लर हो जाए, समय गायब लगने लगता है। अगर मेमोरीज इंटेंस हो, समय रिच लगता है। एजिंग का सब्जेक्टिव अनुभव इसलिए बदलता है क्योंकि मेमोरीज की डेंसिटी बदलती है। ओल्डर माइंड्स एक्सपीरियंस को समराइज करती है, यंगर माइंड्स उसे पूर्ण रूप में एब्जॉर्ब करती है। इसलिए बचपन धीमा और एडल्टहुड तेज। समय का साइकोलॉजिकल इल्यूजन यही बताता है कि लाइफ लॉन्ग नहीं डेंस या हॉलो होती है। कोई व्यक्ति कम साल जीकर भी गहरी जिंदगी जी सकता है और कोई व्यक्ति लंबी उम्र में भी शैलो दिन। डेप्थ ईयर्स से नहीं आती, प्रेजेंस से आती है। प्रेजेंस वह अवस्था है जिसमें माइंड पास्ट या फ्यूचर में घूमता नहीं, वह मोमेंट को पूरी तरह एब्जॉर्ब करता है। प्रेजेंस समय को एक्सपैंड कर देती है। ह्यूमन सफरिंग का एक बड़ा हिस्सा टाइम डिस्टॉर्शन से आता है। जब हम किसी कठिन फेज से गुजर रहे होते हैं, समय रुक जाता है। हर मिनट भारी लगता है क्योंकि माइंड उस पेन को रेजिस्ट कर रहा होता है। रेजिस्टेंस टाइम को धीमा कर देती है, इसलिए दुख लंबा लगता है। खुशी तेज, क्योंकि खुशी में हम रेजिस्टेंस नहीं करते, हम सरेंडर करते हैं। सरेंडर करने से टाइम स्लिप हो जाता है। यह पैराडॉक्स है। गुड टाइम्स पास क्विकली बिकॉज वी डोंट ट्राई टू होल्ड देम। बैड टाइम्स स्लो बिकॉज वी फाइट देम। माइंड बॉडी एक्सपीरियंस में समय की भूमिका बेहद सटल है। जब आप किसी काम में डीपली इमर्स्ड होते हैं, फ्लो स्टेट समय गायब हो जाता है। फ्लो स्टेट माइंड का वह लेवल है जहां थॉट गैप कम हो जाता है और अवेयरनेस एक्टिविटी में मर्ज हो जाती है। वहां माइंड ऑब्जर्वर नहीं, पार्टिसिपेंट बन जाता है। इस मर्जिंग में समय डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए क्रिएटिव लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला कब घंटे बीत गए। फ्यूचर प्रोजेक्शन मनुष्य का सबसे भारी बोझ है। इंसान भविष्य की घटनाओं को इमेजिन करता है और उन इमेजिनरी आउटकम्स पर भावनाएं महसूस करता है। माइंड आने वाले मोमेंट को जीने के बजाय उसके डर में जीता है। यही रीजन है कि चिंता वास्तविक डेंजर से ज्यादा डैमेज करती है। माइंड इमेजिन टाइम में सफरिंग पैदा कर देता है। पास्ट साइकोलॉजिकल एंकर की तरह बिहेव करता है। व्यक्ति बार बार अपनी पुरानी गलतियों, पुराने दर्द, पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिप्ले करता है। यह रिप्ले ट्रॉमा को अलाइव रखता है। दिमाग पास्ट को ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड की तरह नहीं, इमोशनल लेंस की तरह स्टोर करता है। यही रीजन है कि एक ही मेमोरी किसी के लिए न्यूट्रल हो सकती है और किसी के लिए लाइफ चेंजिंग। समय की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि माइंड उसे पकड़ नहीं सकता। माइंड उसे या तो रिपीट करता है या एंटिसिपेट करता है। प्रेजेंट को पकड़ने के लिए माइंड को शांत होना पड़ता है। प्रेजेंट एक थॉटलेस स्टेट है। जैसे ही थॉट उठता है, माइंड समय में खिसक जाता है। इसलिए ध्यान का मूल नियम यही है, थॉट ऑब्जर्व करो, उसको पकड़ो मत। अवेयरनेस प्रेजेंट से जुड़ी है, थॉट टाइम से। कॉन्शियसनेस और टाइम का रिश्ता और भी सूक्ष्म है। कॉन्शियसनेस टाइमलेस है, माइंड टाइम बाउंड है। इसलिए जब कॉन्शियसनेस एक्टिव होती है, समय हल्का लगता है। जब माइंड हैवी होता है, समय स्लो या पेनफुल लगता है। यही रीजन है कि इंटेंस अवेयरनेस वाले मोमेंट्स में समय क्वालिटी बदलती है। लेकिन समय के इस अनुभव का सबसे गहरा इंसाइट यह है, लाइफ स्मॉल नहीं, माइंड स्मॉल हो जाता है। जब माइंड एक्सपैंड होता है, टाइम रिच लगता है। जब माइंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, टाइम वैनिश हो जाता है।
दुनिया में दो लोग एक ही दिन जी सकते हैं, लेकिन एक उसे पेन की तरह महसूस करेगा और दूसरा अवेकनिंग की तरह। डिफरेंस एक्सपीरियंसेस में नहीं, अवेयरनेस में है। समय हमें एजिंग से नहीं हराता, रिपीटिशन से हराता है। एक दिन दूसरे दिन जैसा बन जाए तो व्यक्ति इंटरनली समय खो देता है। इसलिए ग्रोथ जरूरी है नए एक्सपीरियंसेस, नए सीख, नई डिस्कंफर्ट्स। जब लाइफ मूवमेंट में होती है, टाइम अलाइव लगता है। जब लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है, टाइम डेड लगता है। अंत में व्यक्ति यह समझता है कि टाइम मैनेजमेंट का असली अर्थ क्लॉक्स मैनेज करना नहीं है, माइंड मैनेज करना है। अगर मन प्रेजेंट में एंकर्ड है तो मिनट डीप महसूस होते हैं। अगर मन वॉन्डरिंग है तो साल एम्प्टी महसूस होते हैं। इसी रीजन से सबसे बुद्धिमान लोग टाइम को रिसोर्सेज की तरह नहीं ट्रीट करते, वे टाइम को एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट करते हैं। और यहाँ एक नया प्रश्न उभरता है, अगर समय इतने इल्यूजन से भरा है तो प्यार का अनुभव कैसा होता है? प्यार में समय तेज क्यों लगता है? सेपरेशन में धीमा क्यों? कनेक्शन में शामें छोटी क्यों लगती है? और लोनलीनेस में रातें लंबी क्यों? इसीलिए चैप्टर 8 लव की ओर बढ़ता है, जहां हम देखेंगे कि प्रेम मन की जरूरत कैसे बन जाता है, क्यों वल्नरेबिलिटी डर भी देती है और हीलिंग भी, और क्यों प्यार इंसान को बदल देता है, चाहे वह टूटे या बने। चैप्टर 8 लव। प्यार को लोग अक्सर एक भावना कहते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रेम भावना नहीं, एक पूरी इनर आर्किटेक्चर है। लव शरीर की केमिस्ट्री से शुरू होकर मन की हिस्ट्री में प्रवेश करता है और अंत में कॉन्शियसनेस की डेप्थ तक पहुंचता है। इसी वजह से प्रेम कभी सिंपल नहीं होता। यह अट्रैक्शन से बड़ा है, कंफर्ट से गहरा है और लॉजिक से हमेशा ऊपर बैठा होता है। जब इंसान प्यार में होता है, वह सिर्फ किसी दूसरे की ओर नहीं झुकता, वह अपने ही उन हिस्सों की ओर खींचता है जिन्हें वह अकेले में महसूस नहीं कर पाता। प्यार वल्नरेबिलिटी से जन्म लेता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति अपना आर्मर उतार देता है, वह आर्मर जो बाहर की दुनिया के लिए बना था। इस आर्मर में ईगो भी शामिल है, फियर भी और क्यूरेटेड आइडेंटिटी भी। प्रेम इन सबको बाईपास करता है। प्रेम वह जगह है जहां व्यक्ति दूसरे के सामने थोड़ा खुल जाता है, थोड़ा नंगा हो जाता है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। यही कारण है कि प्रेम ब्यूटीफुल भी है और टेरिफाइंग भी। वल्नरेबिलिटी फ्रीडम भी देती है और खतरा भी। अटैचमेंट थियरी बताती है कि हम जिस तरह बचपन में प्यार को महसूस करते हैं, जीवन भर उसी फॉर्मेट में कनेक्शन ढूंढते हैं। जिसे बचपन में अनकंडीशनल वार्मथ मिली, वह लव को सेफ मानता है। जिसको कंडीशनल लव मिला, वह रिलेशनशिप में वैलिडेशन तलाशता है। जिसे नेग्लेक्ट मिला, वह इंटीमेसी से बचता है। जिसे केओस मिला, वह केओटिक प्यार में सबसे ज्यादा जीवित महसूस करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम प्रेम का चयन करते हैं, लेकिन सच यह है कि प्रेम हमारे अर्लीस्ट वुंड्स का एको होता है। लव में टाइम डिस्टॉर्ट होता है, प्रेजेंस गहरी हो जाती है, इसलिए पल छोटे लगते हैं। लवर्स को समय उड़ता दिखता है क्योंकि दो माइंड्स ट्यून्ड हो जाते हैं, कॉन्शियस अटेंशन हाइटेंड हो जाती है। उन्होंने मोमेंट को फुली अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया है। यही रीजन है कि प्यार में बिताया हर पल मेमोरी बन जाता है, जबकि किसी अनवांटेड मीटिंग के 2 घंटे मेमोरी में मुश्किल से एक बूंद छोड़ते हैं। लव इंटेंसिटी से टाइम स्कल्प्ट हो जाता है, लेकिन प्रेम हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। कनेक्शन जितना गहरा होता है, फियर उतना बड़ा। फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, फियर ऑफ इमोशनल एक्सपोजर। यह डर प्रेम का एनिमी नहीं, प्रेमिस है। जहां रिस्क नहीं, वहां लव शैलो होता है। डीप लव हमेशा लॉस की संभावना के साथ आता है। इसी वजह से हार्ट ब्रेक इतना दर्द देता है। पेन लॉस का नहीं, प्रेजेंस के कोलैप्स का होता है। वह कनेक्शन जिसने समय को धीमा किया था, अचानक
टूटकर समय को अनबेरेबल बना देता है। मन में एक सटल ट्रूथ है, लव हमें खुद से मिलाता है। किसी से प्यार करना मतलब अपनी खुद की इच्छाओं, इनसिक्योरिटीज, फियर्स और एक्सपेक्टेशन से सामना करना। रिलेशनशिप एक मिरर है जिसमें दूसरा व्यक्ति सिर्फ सरफेस है, असली रिफ्लेक्शन हमारा इंटरनल वर्ल्ड है। जब आप किसी को बहुत चाहने लगते हैं, तब आप वास्तव में अपने ही अनमेट नीड्स की ओर झुक रहे होते हैं। आप उस व्यक्ति में वह वार्मथ खोज रहे होते हैं जो आपने कभी खोई थी, वह प्रेजेंस जो कभी अधूरी रह गई थी। लव केमिकल और बिहेवियरल दोनों लेयर्स में चलता है। डोपामिन अट्रैक्शन पैदा करता है, सेरोटोनिन स्टेबिलिटी देता है, ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग बनाता है। लेकिन माइंड इस केमिस्ट्री को मीनिंग में ट्रांसलेट करता है। व्यक्ति मीनिंग को पग डीडीडीएच लेता है, केमिकल को नहीं। इसलिए अट्रैक्शन शैलो हो सकता है, पर लव नहीं। अट्रैक्शन अटेंशन देता है, लव आइडेंटिटी बदल देता है। लव में बाउंड्रीज डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन बाउंड्रीज का डिसॉल्व होना खतरा भी है, क्योंकि जितना गहरा हम किसी को अलाउ करते हैं, उतना ही गहरा उनके शब्द हमें हिट कर सकते हैं। जो इंसान दूर हो, उसके वर्ड्स स्क्रैचेस की तरह लगते हैं। जिस इंसान से हम इमोशनली इन्वेस्टेड हो, उसके वर्ड्स वूंड्स की तरह। प्रेम सेंसिटिविटी पैदा करता है, और यही सेंसिटिविटी कनेक्शन भी बनाती है, और पेन भी। लव ट्रांसफॉर्मेशन का एक सटल एजेंट भी है। यह व्यक्ति को बेहतर या बिटर बना सकता है। अगर कनेक्शन सेफ और इमोशनली ऑनेस्ट हो, तो व्यक्ति एक्सपैंड हो जाता है, वह ओपन हो जाता है, क्रिएटिव हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है। लेकिन अगर कनेक्शन इनसिक्योर या इनकंसिस्टेंट हो, तो वही व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्लिंगी, फियरफुल, ऑब्सेस्ड या अवॉइडेंट। प्रेम व्यक्ति का असली स्ट्रक्चर रिवील कर देता है। कुछ लोग प्यार में इसलिए पीडीडीडीएचते हैं क्योंकि उन्हें अफेक्शन चाहिए, कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें वैलिडेशन चाहिए, कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें किसी की प्रेजेंस चाहिए, और कुछ इसलिए क्योंकि वे खुद से भाग रहे हैं। हेल्थी लव तब जन्म लेता है जब दो लोग अपनी अपनी इनकम्प्लीट स्टोरीज लेकर मिलते हैं और एक दूसरे की स्टोरीज को रीराइट करने की कोशिश नहीं करते, बस उन्हें होल्ड करते हैं। लव का सबसे डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ यह है, लव सिर्फ कनेक्शन नहीं, सरेंडर है। सरेंडर टू प्रेजेंस, सरेंडर टू ट्रूथ, सरेंडर टू पॉसिबिलिटी। और सरेंडर हमेशा ईगो के लिए अनकंफर्टेबल होता है। ईगो कंट्रोल चाहता है, लव ओपननेस। ईगो सेफ्टी चाहता है, लव रिस्क। ईगो सर्टेनिटी चाहता है, लव एक्सप्लोरेशन। इसलिए प्रेम और ईगो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। ईगो को डिसॉल्व करने में ही लव गहराई पाता है। लेकिन एक और ट्रूथ है, लव परमानेंट नहीं। कनेक्शंस इवॉल्व होते हैं, पीपल चेंज हो जाते हैं, टाइमिंग शिफ्ट हो जाती है, इमोशनल नीड्स बदल जाती है। इसीलिए प्रेम के टूटने का दुख केवल व्यक्ति के चले जाने से नहीं आता, वह उस वर्जन के मर जाने से आता है जो हम उनके साथ बन गए थे। हार्ट ब्रेक में हम व्यक्ति नहीं खोते, हम अपना एक हिस्सा खो देते हैं। लव का हीलिंग साइड भी है। कोई व्यक्ति आपकी गहराइयों को जिस क्लैरिटी से देखता है, वह आपको खुद से अधिक साफ दिखा सकता है। उनका प्रेजेंस आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वूंड्स दोनों दिखा सकता है। यही वजह है कि कुछ रिश्ते ट्रांसफॉर्म करते हैं। वे हमें चंगा नहीं करते, वे हमें वह दिखाते हैं जिसे देखकर हम खुद को चंगा कर सकते हैं। लव की सबसे गहरी सीख यही है, प्यार पोजेस करने का नाम नहीं। प्यार एक तरह का एक्सपीरियंस है जो आपको थोड़ी देर के लिए अपने ओरिजिनल सेल्फ के करीब ले आता है। उस स्टेट में माइंड शांत हो जाता है, ईगो सॉफन हो जाती है, अवेयरनेस बढ़ जाती है। यह क्लैरिटी का रेयर मोमेंट है। यही कारण है कि गहरा प्रेम स्पिरिचुअल अनुभव जैसा लग सकता है, लेकिन प्रेम की यात्रा कंप्लीट नहीं होती जब तक व्यक्ति
लॉस को नहीं समझता। लव टीचर्स कनेक्शन, हार्ट ब्रेक टीचर्स इम्परमानेंस। लव इंटरनल वार्मथ है, हार्ट ब्रेक इंटरनल डेप्थ, और डेप्थ वह फाउंडेशन है जिससे मैच्योरिटी पैदा होती है। जिस व्यक्ति ने ईमानदारी से प्रेम किया हो और ईमानदारी से टूटकर भी खड़ीस को उईते रहना सीखा हो, वह जीवन के हर इमोशन को गहराई से महसूस कर सकता है। अब कहानी एक निर्णायक मोड़ लेती है, क्योंकि प्रेम सिर्फ कनेक्शन का विषय नहीं, यह मॉर्टैलिटी से भी जुड़ा है। प्रेम हमें वल्नरेबल बनाता है, और वल्नरेबल बनना डेथ की याद दिलाता है। हम उन्हीं चीजों से सबसे ज्यादा डरते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। यही हमें अगले चैप्टर की ओर ले जाता है। इसीलिए चैप्टर 9 डेथ की ओर बढ़ता है, जहां हम मनुष्य के सबसे पुराने डर को समझेंगे। क्यों मृत्यु इतना हैवी लगती है, और क्यों डेथ का सामना करने के बाद ही लाइफ की क्लैरिटी शुरू होती है। चैप्टर 9 डेथ। मृत्यु का डर जीवन से नहीं, खोने से आता है। मृत्यु को इंसान ने हमेशा एक अंत की तरह देखा है, एक ऐसी दीवार की तरह जिसके पार कुछ नहीं। लेकिन साइकोलॉजी और ह्यूमन एक्सपीरियंस बताता है कि मृत्यु का असली डर मृत्यु में नहीं, बल्कि खोने में है। हम मौत से नहीं डरते, हम उस वर्जन से डरते हैं जो हम बने हैं, उस कहानी से जो हमने जी है, उन लोगों से जिन्हें हमने चुना है, उन यादों से जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते। डेथ एग्जिस्टेंस को खत्म करती है, लेकिन उससे पहले मीनिंग को चुनौती देती है। जीवन में केवल एक चीज निश्चित है, हर चीज अस्थायी है, लेकिन मन इस अस्थायित्व को स्वीकार नहीं करना चाहता। वह परमानेंस की तलाश करता है। हम रिलेशनशिप्स को परमानेंट मान लेते हैं, शरीर को परमानेंट मान लेते हैं, रोल्स, आइडेंटिटी, अचीवमेंट्स सबको स्थायी समझने लगते हैं। डेथ इस इल्यूजन को तोड़ देती है। ये याद दिलाती है कि हम जो पकड़ कर बैठे हैं वह कभी हमारा था ही नहीं। इसे खोने का दर्द ही मृत्यु के भय का मूल है। डेथ एंजाइटी साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वह इनविजिबल फोर्स है जो हमें डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है, रिस्क लेने से रोकती है, कंफर्ट जोन्स में कैद रखती है, या कभी-कभी हमें अचानक जागृत कर देती है। जब इंसान मौत के बारे में सोचता है, वह एक सटल डर से गुजरता है कि उसकी जिंदगी मीनिंगफुल रही या नहीं, कि वह पूरा जी पाया या नहीं। डेथ मीनिंग की परीक्षा लेती है। मृत्यु की ओर हमारी पहली प्रतिक्रिया डिनायल होती है। हम इसे एक डिस्टेंट इवेंट मानते हैं, कभी भविष्य में होने वाली चीज। यही रीजन है कि हम अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय है। लेकिन जब किसी प्रिय की मृत्यु सामने आती है, डिनायल टूट जाता है। अचानक जीवन फ्रैजाइल लगने लगता है। वो चीजें जो महत्वपूर्ण लगती थीं, आर्ग्यूमेंट्स, ईगो, कंपटीशन सभी मीनिंगलेस लगने लगती है। डेथ पर्सपेक्टिव बदलती है। यह प्रायोरिटीज को रीसेट करती है, आइडेंटिटी की लेयर्स को गिरा देती है। डेथ का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट एक अजीब पैराडॉक्स लेकर आता है। यह हमें जीवन से जोड़ता भी है और दूर भी करता है। कुछ लोग लॉस के बाद नम हो जाते हैं। उनका माइंड पेन को प्रोसेस नहीं कर पाता। वे इमोशंस को फ्रीज कर देते हैं क्योंकि डेप्थ अनबेरेबल लगती है। कुछ लोग इसके बिल्कुल उलट अपना दिल और खोल लेते हैं। उन्हें अचानक छोटी छोटी चीजों में भी मीनिंग दिखने लगता है। वे हर मोमेंट को थोड़ा ज्यादा अब्सॉर्ब करने लगते हैं। डेथ हमें या तो बंद कर देती है या खोल देती है। मध्य स्थिति दुर्लभ है। ग्रीफ एक लीनियर जर्नी नहीं है, यह वेव्स में आता है, कभी हल्की, कभी भारी, कभी अचानक तूफान की तरह। पहले डिसबिलीफ, फिर सैडनेस, फिर एंगर, फिर एम्प्टीनेस, फिर एक्सेप्टेंस, लेकिन यह क्रम निश्चित नहीं। ग्रीफ याद दिलाता है कि प्यार और खोना दो हिस्से हैं एक ही अनुभव के। जितना गहरा प्रेम, उतना गहरा शोक। ग्रीफ सिखाता है
कि लॉस सॉरो नहीं लव का लेफ्ट ओवर है। प्रेम गया नहीं, वह रूप बदल कर रह गया है। डेथ हमें यह भी दिखाती है कि आइडेंटिटी कितनी फ्रैजाइल है। इंसान अपनी सारी लाइफ रोल्स निभाता है, पेरेंट, पार्टनर, फ्रेंड, प्रोफेशनल, लेकिन मृत्यु आइडेंटिटी को स्ट्रिप कर देती है। अंत में शरीर गिरता है, रोल्स खत्म होते हैं, अचीवमेंट्स इरिलेवेंट हो जाती है, सिर्फ मेमोरी बचती है। मेमोरी भी दूसरों के माइंड में। यह रियलाइजेशन मनुष्य को एक गहरी ह्यूमिलिटी देता है कि वह जितना सोचता है उतना कंट्रोल में नहीं। लाइफ बोरोड है, ओन्ड नहीं। एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी कहती है कि मृत्यु का सामना करना इंसान को दो तरह के पाथ्स पर ले जाता है, मीनिंगलेसनेस या मीनिंग। कुछ लोग सोचते हैं कि जब सब खत्म हो जाना है तो कुछ मायने नहीं रखता, वे नाइलिज्म की ओर फिसल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उल्टा सोचते हैं, क्योंकि सब अस्थाई है इसलिए हर पल इंपॉर्टेंट है। इम्परमानेंस ही वैल्यू पैदा करती है। फूल सुंदर है इसलिए नहीं कि वह हमेशा रहता है, वह सुंदर है क्योंकि वह थोड़ी देर रहता है। इसी प्रिंसिपल पर लाइफ का अर्थ टिकता है। फाइनाइटनेस गिव्स ब्यूटी। डेथ हमें रिलेशनशिप्स के असली नेचर से भी परिचित कराती है। कोई व्यक्ति मरता है लेकिन उसका इफेक्ट बाकी लोगों की आइडेंटिटी में जिंदा रहता है। किसी के जाने से जो खाली जगह पैदा होती है वह सिर्फ स्पेस नहीं, इनर कंस्ट्रक्शन है जो टूट गई। हम सिर्फ लोगों को नहीं खोते, हम उनका वह हिस्सा खोते हैं जिसने हमें शेप दिया था। यही वजह है कि ग्रीफ सिर्फ सैडनेस नहीं, आइडेंटिटी रिफॉर्मेशन भी है। साइकोलॉजी का एक और डीप ट्रूथ है, अवेयरनेस ऑफ डेथ एक्सपैंड्स कॉन्शियसनेस। जब आप सच में यह महसूस करते हो कि आपकी जिंदगी फिनाइट है, तब माइंड ट्रिवियलिटीज में नहीं अटकता। वह धीरे धीरे एसेंशियल को चुनना सीखता है। आपको अचानक समझ आता है कि कौन सी बातें एनर्जी के लायक हैं और कौन सी नहीं, कौन से लोग ग्रोथ लाते हैं और कौन से केवल नॉइस, कौन से गोल्स बोरोड हैं और कौन से जेन्युइनली योर्स। डेथ क्लैरिटी लाती है। डेथ मेडिटेशन कुछ कल्चर्स में एक आम प्रैक्टिस है, जीवन को इंटेंसिफाई करने का तरीका। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि अवेयरनेस लाना है। जब व्यक्ति डेथ को इमेजिन करता है, वह जीवन को ग्रेविटी के साथ देखने लगता है। वह छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स पर टूटा नहीं रहता, छोटी अचीवमेंट्स पर उड़ता नहीं रहता। लाइफ ग्राउंडेड हो जाती है, टाइम प्रेशियस लगने लगता है, प्रेजेंस डीपर हो जाती है। डेथ और कॉन्शियसनेस के बीच का सबसे सटिल लिंक यह है, मृत्यु फिजिकल कंटिन्यूटी तोड़ती है, लेकिन कॉन्शियसनेस के बारे में साइंस पूरी तरह साइलेंट है। कोई निश्चित उत्तर नहीं कि एक्सपीरियंस पोस्ट डेथ क्या होता है। इसी अनसर्टेनिटी में इंसान मीनिंग बनाता है। जो अनसर्टेनिटी से डरता है वह मृत्यु को एनिमी मानता है। जो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता है वह मृत्यु को एक डोरवे की तरह देखता है। अंत नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। अंततः मृत्यु का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रूथ यही है, डेथ इज द मास्टर रिमाइंडर। ये याद दिलाती है कि लाइफ गारंटीड नहीं, कोई मोमेंट रिपीट नहीं होगा, कोई सनसेट वापस नहीं आएगा, कोई कॉन्वर्सेशन फिर नहीं होगी। और इस रियलाइजेशन से ही ग्रैटिट्यूड जन्म लेता है। ग्रैटिट्यूड सुपरफिशियल थैंकफुलनेस नहीं, अवेयरनेस है कि मोमेंट रेयर है। लेकिन मृत्यु के विचार के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही बचता है, अगर अंत सुनिश्चित है तो जीवन का अर्थ कहां से आता है? हम क्यों कुछ करने की कोशिश करते हैं? हम मीनिंग की तलाश क्यों करते हैं? हम कौन हैं इस फाइनाइट एग्जिस्टेंस में? यहीं से चैप्टर 10 शुरू होता है, द मीनिंग ऑफ लाइफ, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि मीनिंग बाहर से नहीं आता, मीनिंग बनाया जाता है। और यह निर्माण अंदर की खामोशी में जन्म लेता है, ना कि दुनिया की आवाजों में। चैप्टर 10, द मीनिंग ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अर्थ की तलाश में भागते रहते हैं, और अर्थ
हमारे भागने से ही दूर होता जाता है। मनुष्य सोचता है कि मीनिंग कोई ऑब्जेक्ट की तरह मिलेगा, किसी अचीवमेंट के रूप में, किसी रिलेशनशिप में, किसी अकॉम्प्लिशमेंट में, किसी रिकॉग्निशन में। लेकिन जीवन धीरे धीरे यह साबित करता है कि मीनिंग बाहरी चीज नहीं, बल्कि इनर अलाइनमेंट है। मीनिंग क्या हो रहा है से नहीं बनता। मीनिंग मैं इसे कैसे देख रहा हूं से बनता है। मीनिंग की खोज इसलिए भारी लगती है क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट आंसर है, एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी रियलाइजेशन जो सब कुछ क्लियर कर देगी। लेकिन जो लोग जीवन को गहराई से देखते हैं वे समझते हैं कि आंसर्स जीवन में नहीं बसते, आंसर्स मन की स्थिरता में बसते हैं। मीनिंग एक डेस्टिनेशन नहीं, यह अवेयरनेस की गति है। लोग पूछते हैं मानव होने का अर्थ क्या है। शायद इंसान होना ही खोज की अवस्था है। इंसान वह प्राणी है जिसे सर्टेनिटी नहीं दी गई, पर क्यूरियोसिटी दी गई। उसे प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं दी गई, पर पॉसिबिलिटी दी गई। वह एक ऐसा कॉन्शियसनेस है जो जानना चाहता है कि वह क्यों है, जबकि उसे पता है कि उत्तर शायद कभी पूरा नहीं मिलेगा। यही सर्च, यही लॉन्गिंग, यही क्वेश्चनिंग, इन्हीं में ह्यूमैनिटी का सार है। जीवन मीनिंगफुल तब लगता है जब ग्रोथ और पेन साथ चलते हैं। पेन इंसान को रियलिटी से जोड़ता है, ग्रोथ उसे पॉसिबिलिटी से। आशा इन दोनों के बीच का पुल है। कोई व्यक्ति तभी इवॉल्व करता है जब वह अपने अनुभवों को केवल घटनाओं की तरह नहीं देखता, बल्कि लेसन्स की तरह पढ़ता है। विजडम फेलियर्स से नहीं, फेलियर्स को देखने के तरीके से बनती है। लाइफ का सबसे सटल ट्रूथ यह है कि अनसर्टेनिटी कांस्टेंट है। हम इसे खतरे की तरह देखते हैं, पर अनसर्टेनिटी ही जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अगर सब प्री डिटरमिन्ड होता तो चॉइस मीनिंगलेस होती। अगर सब प्रेडिक्टेबल होता तो एक्सपीरियंस डेड हो जाता। अनसर्टेनिटी ही वह खाली जगह है जहां डिसीजंस जन्म लेते हैं, आइडेंटिटीज बदलती है और मन पॉसिबिलिटीज से खुद को शेप करता है। मीनिंग अक्सर सफरिंग में उत्पन्न होता है। खुशी आदमी को एक्सपैंड करती है, पर दर्द उसकी डेप्थ बनाता है। कोई व्यक्ति तब मैच्योर नहीं होता जब वह खुशी पाता है। वह तब मैच्योर होता है जब वह खोने के बाद भी अपनी इनर अलाइनमेंट नहीं खोता। सफरिंग मीनिंगलेस नहीं होती, सफरिंग रॉ मटेरियल है। इसी रॉ मटेरियल से व्यक्ति स्ट्रेंथ, कंपैशन और विजडम बनाता है। विजडम किसी बुक से नहीं आती, विजडम समय से टपकती है। वह छोटी छोटी रियलाइजेशन से बनती है। यह समझ कि कंट्रोल इल्यूजन है, यह पहचान कि हर इमोशन गुजर जाएगा, यह अवेयरनेस कि हम दूसरों को नहीं, केवल अपनी रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यह एक्सेप्टेंस कि हर एंडिंग किसी नए वर्जन की शुरुआत है। विजडम वह मोमेंट है जब व्यक्ति खुद को सिचुएशंस के सेंटर में रखना बंद कर देता है और उन्हें एक ब्रॉडर व्यू में देखना शुरू करता है। जीवन का अर्थ अक्सर साइलेंस में मिलता है। साइलेंस वह जगह है जहां माइंड लाउड नहीं होता और थॉट्स क्लाउड्स की तरह ड्रिफ्ट करते हैं। इसी शांत शून्य में व्यक्ति पहली बार देख पाता है कि वह सिर्फ थिंकर नहीं, ऑब्जर्वर भी है। मीनिंग इस ऑब्जर्वेशन से पैदा होता है। जीवन की क्लैरिटी उन स्पेसेस से आती है जहां व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा होता, बस देख रहा होता है दुनिया को, दूसरों को, अपने अंदर की मूवमेंट्स को। बाहर की दुनिया हमें लगातार डिस्ट्रैक्ट करती है। एम्बिशन, कंपटीशन, वैलिडेशन, कंपैरिजन, ये सब माइंड को बिजी रखते हैं और इनर क्वाइट से दूर ले जाते हैं। लेकिन मीनिंग कभी नॉइज में पैदा नहीं होता। मीनिंग बॉर्न होता है एम्प्टीनेस में, जहां हम थोड़ी देर के लिए रोल से बाहर आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ऊपर उठ जाते हैं और एग्जिस्टेंस को बिना किसी लेयर के देखते हैं। लाइफ टेम्परेरी है, लेकिन यही टेम्परेरी नेचर उसे वैल्यूबल बनाता है। अगर
सनसेट्स रिपीटेबल होते, हम उन्हें कभी अप्रिशिएट नहीं करते। अगर रिलेशनशिप्स गारंटीड होते, वल्नरेबिलिटी मीनिंगलेस होती। अगर लाइफ इन्फिनिट होती, अर्जेंसी वैनिश हो जाती। फाइनाइटनेस ही इंटेंसिटी पैदा करती है। मीनिंग किसी परमानेंट ट्रूथ से नहीं, बल्कि इम्परमानेंस की अवेयरनेस से आता है। लेटिंग गो मीनिंग की सबसे कठिन लेकिन सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव तकनीक है। लेटिंग गो का मतलब हारना नहीं है। लेटिंग गो का मतलब रेजिस्टेंस छोड़ना है। जो चला गया उसे जाने देना, जो था नहीं उसे बनने देना, जो आएगा उसे बिना फियर के आने देना। होल्डिंग टाइट व्यक्ति को भारी बनाता है, लेटिंग गो हल्का। मीनिंग लाइटनेस में है, अटैचमेंट में नहीं। मनुष्य का रियल इवोल्यूशन तब शुरू होता है जब वह पूछना शुरू करता है, मैं इस पल में कौन हूं? मैं इस एक्सपीरियंस को कैसे पकड़ रहा हूं? मैं किस चीज को जाने नहीं दे रहा? मीनिंग आंसर्स में नहीं, अवेयरनेस में है। मीनिंग तब उठता है जब व्यक्ति अपने अंदर की अननेसेसरी बाउंड्रीज डिसॉल्व कर देता है। आइडेंटिटी की सबसे सुंदर बात यह है कि यह फिक्स्ड नहीं। व्यक्ति चाहे तो खुद को फिर से बना सकता है, चाहे तो अपने पुराने बिलीफ्स छोड़ सकता है, चाहे तो अपने अंदर की कंडीशनिंग को क्वेश्चन कर सकता है। मीनिंग इसी फ्रीडम में है, नए रूप में उठने की स्वतंत्रता। और अंत में जीवन का सार शायद इतना सरल है कि हम उसे जटिल बना देते हैं। मीनिंग वह नहीं जो हम दुनिया को दिखाते हैं। मीनिंग वो है जो रात के सन्नाटे में थके हुए मन के भीतर धीरे धीरे सुनाई देता है। मीनिंग वह है जो आप तब महसूस करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता, जब आप खुद के साथ बैठे होते हैं और आपको महसूस होता है कि आप अलाइव है, अवेयर है, प्रेजेंट है। जो व्यक्ति मीनिंग खोजने के लिए दुनिया का चक्कर लगाता है, वह थककर लौटता है। जो मीनिंग को इनर रियलाइजेशन मानता है, वह धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। यह क्लैरिटी लाउड नहीं होती, यह विस्पर की तरह होती है, धीमी, शांत पर अनमिस्टेकेबल। यहीं इस चैप्टर का रिफ्लेक्शन खत्म होता है, लेकिन यात्रा नहीं, क्योंकि एक प्रश्न अभी भी बाकी है। अगर मीनिंग अंदर है, तो वह हिस्सा कौन है जो मीनिंग को जन्म देता है? यही प्रश्न हमें ले जाता है चैप्टर 11 की ओर, जहां हम द शैडो सेल्फ में उतरेंगे। वह हिस्सा जिसे इंसान दुनिया से तो छुपाता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा अपने आप से छुपाता है।